हाय एवरीवन, मैं सचिन कुमार बीएसएस एकेडमी के इस इंग्लिश ग्रामर सेशन में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियोज़ अगर पसंद आ रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे आपके कलीग्स को या जो फ्रेंड्स हैं उनको लॉकडाउन को फ़ायदा हो सके, है ना। तो ये टफेस्ट इम्प्रूवमेंट्स का नेक्स्ट पार्ट है। जिसने नहीं देखा है फर्स्ट पार्ट, वो लिंक में मैंने मेंशन कर दिया है, वो आप देख सकते हैं ना। तो फर्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं, इम्प्रूवमेंट। आप देख सकते हैं कि ये जो इम्प्रूवमेंट जिसको करना है, इम्प्रूव करना है, वो क्या है, एक डायरेक्ट स्पीच। क्या है? डायरेक्ट स्पीच। और आपको पता होगा कि डायरेक्ट स्पीच में दो चीज़ें होती हैं। एक तो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, यहाँ सेट दे रखा है ना, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग क्लोज। और जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर होता है, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, है ना। यानी इतना हिस्सा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। और ये जो है, ये क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग क्लोज। इसमें जो वर्ब दिया होगा ना, जैसे सेड है, आस्क्ड है, रिप्लाई है, ये सब क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक। अब इसमें दो तरह की कंडीशंस आपने देखी होंगी, बल्कि तीन तरह की होंगी, मैं आप नेक्स्ट सेशन में मैं क्लियर कर दूंगा। एक तो होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब शुरू में हो, है ना, और रिपोर्टेड स्पीच उसके बाद। दूसरा, रिपोर्टेड स्पीच शुरू में हो और रिपोर्टिंग वर्ब उसके बाद। यानी जैसे ये है, ये रिपोर्टिंग क्लोज उसके बाद है ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब बाद में है। शुरू में सेंटेंस के क्या दे दिया इन्होंने, रिपोर्टेड स्पीच। उसके कुछ पंक्चुएशन रूल्स रहते हैं, उसके कुछ क्या रहते हैं, पंक्चुएशन रूल्स। तो यहाँ हमें वही देख के हमें सेंटेंस के आंसर पर टिक करना है कि आखिर है क्या। तो इसमें जो है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में होता तो कोमा उसके बाद होता है। यानी यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा में जो चीज़ लिखी होगी, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच होगी, उसके अंदर कोमा नहीं जा सकता। क्लियर है ना। और फुल स्टॉप जो होगा फिर वो यहाँ लगेगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी रिपोर्टिंग क्लोज शुरू में दे रखा है तो जो फुल स्टॉप है वो अंदर जाएगा, और लेकिन कोमा इसके बाहर रहेगा, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोमा आएगा। लेकिन इस कंडीशन में जो सेंटेंस दे रखा है, इसमें रिपोर्टेड स्पीच पहले है ना। रिपोर्टेड स्पीच जैसे ही सेंटेंस में हो और रिपोर्टिंग वर्ब उसके बाद हो, तो आपको पंक्चुएशन मार्क का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। पंक्चुएशन मार्क का आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। और वो पंक्चुएशन मार्क, पहली चीज़ आप ये याद रखिएगा, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आ सकता इस कंडीशन में। देखिए कहीं भी फुल स्टॉप नहीं है, कोमा लगा हुआ है, बस वही आपको देखना है ना, कोमा लगा हुआ है। ठीक। तो फुल स्टॉप तो आएगा ही नहीं। अब कोमे की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, जो कोमा है, यहाँ तो कोमा ही नहीं है, इसका मतलब इम्प्रूवमेंट तो करना ही है इसमें। कोमे की पोजीशन इन्वर्टेड कोमा के अंदर होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए, इन्वर्टेड कोमास के अंदर। सही। तो किस किस में है, पहले उसको देख के आप एलिमिनेट कर सकते हैं। जिसमें बाहर है कोमे के, सॉरी इन्वर्टेड कोमास के कोमा, उसको एलिमिनेट कर दीजिए। ये वाला गया, ये भी गया। अब आपके पास दो ऑप्शंस बचते हैं। फर्स्ट वाला क्या है, ए ऑप्शन। इसमें बस ये और ध्यान रखना है, सैड शी, और ये है शी सैड। तो अगर आपको पता हो तो ये इन्वर्जन का एक फॉर्म है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, जब सब्जेक्ट से पहले वर्ब दे दिया जाए तो वह इन्वर्टेड फॉर्म कहलाता है, वो इन्वर्जन लग जाता है। उसकी एक शर्त है कि अगर ये सब्जेक्ट जो प्रोनाउन है ना, अगर ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो इसके पहले वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे हम। सब्जेक्ट यानी उस प्रोनाउन को पहले, उसके बाद वर्ब का यूज़ करेंगे, है ना। यानी अगर सेंटेंस में प्रोनाउन है इन्वर्टेड में, तो हम किसका यूज़ करेंगे, प्रोनाउन पहले वर्ब उसके बाद। ऐसा किस में है, ऐसा किस में है, देखिए ये तो वर्ब पहले है, इसमें तो है नहीं। अब आंसर क्या हुआ फिर, शी सेड, यानी इसका जो आंसर है सी हुआ। आप देख सकते हैं कि जो कोमा है वो इन्वर्टेड कोमास के अंदर है। जबकि अगर ये हिस्सा पहले होता, ये यहाँ होता, तो फिर कोमा यहाँ पे आ जाता, है ना। आप याद रख सकते हैं, इसका आप पूरी तरह से ध्यान रखें। नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट पे आइए। इक्विपमेंट आर फॉल्टी। इसमें इक्विपमेंट को लेके कुछ, वैसे तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, लेकिन कई बुक्स में गलत आंसर है, इसको लेके भ्रम फैला रखा है ना। इक्विपमेंट हमेशा एक अनकाउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट होता है, हमेशा। इसीलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब आता है, सॉरी सिंगुलर वर्ब आता है।
अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज़ होता है, इसीलिए इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। वो गलती से मैंने प्लूरल बोल दिया है ना। अब देखिए इक्विपमेंट अनकाउंटेबल है तो एस तो लग नहीं सकता, यानी ये वाला ऑप्शन गलत, ये वाला भी गलत। और इक्विपमेंट क्योंकि अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है, वर्ब सिंगुलर आना चाहिए, तो ये वाला भी गलत है ना, क्योंकि आपको ऐसा तो करना ही नहीं है, सिंगुलर ही वर्ब आएगा। तो आंसर क्या हुआ? सी। इक्विपमेंट एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए वर्ब कैसा आना चाहिए हमेशा यहाँ पे? सिंगुलर। नेक्स्ट, आई आस्क्ड टू माई फ्रेंड इफ़ आई कुड बोरो हिज पेन। देखिए अभी फर्स्ट जो इम्प्रूवमेंट था वो डायरेक्ट स्पीच था, ये कैसा है? इनडायरेक्ट स्पीच। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे इफ़ लगा है और इफ़ है और शुरू में क्या दे रखा है? ये आस्क्ड। इसका मतलब ये क्वेश्चन मार्क वाला डायरेक्ट स्पीच रहा होगा, है ना। इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। अब इसमें बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आस्क के साथ सीधे सीधे जो ऑब्जेक्ट आएगा, कोई मनुष्य का नाम होगा यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, उसको और उस टू से नहीं जोड़ सकते। यानी आस्क एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसमें सीधे सीधे ये ऑब्जेक्ट लेगा अपने बाद, है ना। सही है, यानी आस्क के बाद सीधे ऑब्जेक्ट आएगा बिना किसी प्रीपोजिशन के। इसका मतलब ये गलत तो है, तो नो इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन ख़त्म। अब आपके पास तीन ऑप्शंस हैं। सेड टू माई फ्रेंड, अब आप कहेंगे कि सर सेड के बाद अगर आपको ऑब्जेक्ट दे रखा हो, कोई सेड के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, किसी का नाम, किसी व्यक्ति का नाम जिससे कुछ कहना है, तो उसको टू से जोड़ेंगे। उसको किससे जोड़ेंगे? टू से। अदरवाइज़ वो ऑब्जेक्ट हम लगा ही नहीं सकते। अगर टू नहीं है तो इसके साथ ऑब्जेक्ट को नहीं जोड़ सकते, गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? हमें टू लगाना पड़ेगा, है ना। यानी वैसे भी जब ये इनडायरेक्ट स्पीच है तो सेट टू का तो मतलब नहीं, तो ये भी ख़त्म, है ना। आपके पास दो ऑप्शन बच गए। मैंने अभी क्या बताया है, अगर सेट को ऑब्जेक्ट से जोड़ना है तो आपको टू लगाना पड़ेगा, इसमें वो है नहीं। वैसे भी होता तब भी आंसर नहीं होता, क्योंकि सी पार्ट में इसकी इनडायरेक्ट होने की वजह से, इफ़ या वेदर की वजह से गलत है। अब क्वेश्चन अगर पूछा जाता है इनडायरेक्ट में, तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं कंजंक्शन? इफ़ या वेदर का। अब क्वेश्चन आस्किंग है तो क्या वर्ब का यूज़ करते हैं? आस्क्ड का। तो इसलिए आस्क के बाद बिना टू के कोई ऑब्जेक्ट आएगा, इसलिए आंसर क्या हुआ इसका? बी, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। द वॉल वॉज कोलैप्स्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसमें जो वर्ब फोकस करना है हमें कोलैप्स। अगर आप देख सकते हैं तो कोलैप्स का अगर आपको मीनिंग पता होगा, इसका नेचर पता होगा, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, कैसा है, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं, है ना। तो कोलैप्स्ड जो है एक इंट्रांजिटिव वर्ब है ना। कैसा वर्ब है? इंट्रांजिटिव। जबकि इस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है कि स्टॉर्म यानी स्टॉर्म के दौरान जो दीवार थी वो ढा दी गई। अब आप बताइए, स्टॉर्म के दौरान खुद ढह जाएगी वो, या फिर उसको ढा दिया जाएगा? वो तो खुद ही ढहेगी ना। यानी कोलैप्स क्या है? एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसका पैसिव नहीं बनेगा, ये एक्टिव के रूप में ही काम करेगा यहाँ पे, है ना। तो इसका हैड बीन से पैसिव है, ये नहीं हो सकता आंसर। इज के साथ पैसिव है, ये भी नहीं हो सकता। नो इम्प्रूवमेंट गलत। तो द वॉल कोलैप्स्ड, क्योंकि ये खुद ही गिर गई स्टॉर्म की वजह से। ये जो काम था ये सब्जेक्ट पे ही हुआ ना, गिरने का। जो दीवार थी खुद गिर गई, यानी कोलैप्स कैसा वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब। इसीलिए इसका आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट और लास्ट एरर, ये इम्प्रूवमेंट। आई एम अफ्रेड आई डिड ए मिस्टेक इन द एग्ज़ाम। इसको भी लेके कई बुक्स में, कई प्रैक्टिस सेट्स में बड़ा भ्रम फैला रखा है। तो अब जब भी आप फंसे तो हमेशा ध्यान रखिएगा, मिस्टेक डू नहीं होता, मिस्टेक हमेशा मेक होता है ना। इसका मतलब नो इम्प्रूवमेंट तो ख़त्म, क्योंकि डिड अ मिस्टेक, ये डू का सेकंड फॉर्म दे रखा है डिड। आई एम अफ्रेड आई डिड ए मिस्टेक इन दी एग्ज़ाम, मुझे लगता है मैंने पेपर में कोई एग्ज़ाम में कोई गलती कर दी है ना, तो ये गलत। तो नो इम्प्रूवमेंट गलत। अब जहाँ भी आपको डिड दे रखा है या डू दे रखा है, डन दे रखा है, सब जगह गलत होगा, क्योंकि मिस्टेक तो हो नहीं सकती। तो ये भी ख़त्म, एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट। आंसर क्या है? मेड। ये मेक का सेकंड फॉर्म आया है। तो उम्मीद है आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए।